हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में और उनकी विदेश नीति के बारे में। तो सबसे पहले नेहरू जी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि नेहरू जी जो थे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। 1947 से 1964 तक उन्होंने भारत के प्राइम मिनिस्टर के रूप में लगभग आपके 16 साल भारत देश की सेवा की है। इसके अलावा उनको आधुनिक भारत के मुख्य निर्माता या शिल्पकार के तौर पे भी जाना जाता है। उनका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके अलावा उन्होंने उनके जो आइडिया थे लोकतांत्रिक समाजवाद को लेकर, गुट निरपेक्षता की उनकी जो नीति थी, उसने भारत को विश्व लेवल पे एक नई पहचान दिलाई। बोला कि हम दोनों ध्रुवों में से आपको किसी को भी ज्वाइन नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, दोनों के बीच शांति बनाने का मार्ग चुनेंगे। इसके अलावा योजना आयोग की स्थापना उनके द्वारा की गई थी कि हम भारत देश के लिए हर 5 साल में आपकी क्या करेंगे, प्लानिंग बनाएंगे। इसके अलावा भारत में वैज्ञानिक विकास की नींव भी उन्हीं के द्वारा रखी गई है, चाहे वो 1951 में आईआईटी की स्थापना करना हो, खड़गपुर जैसे आईआईटी। उसके बाद उनके कार्यकाल में आपकी बहुत सारी आईआईटी बनी, जैसे कि मद्रास हो गई, बैंगलोर हो गई, सम अदर। इसके अलावा बच्चों के प्रति उनका जो प्रेम था, जो लगाव था, जो स्नेह था, वो आपका काफी गहरा था। बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, इस कारण से उनको चाचा नेहरू भी कहा जाता है। और उनका जो जन्म दिन है उसको भी बाल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो उनका जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर 1889 में हुआ था। इसके अलावा उनकी मृत्यु कब हुई? 1962 के बाद के 2 साल बाद उनकी मृत्यु होती है, लगभग 1964 में। इसके अलावा 1955 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और उनके पिता कौन थे? मोतीलाल नेहरू। इसके अलावा बात करते हैं कुछ, तो ये रहे उनके कुछ महत्वपूर्ण आइडिया, जैसे कि डेमोक्रेसी को लेके कि हमें अपना डेमोक्रेसी को मेंटेन करके चलना है। इसके अलावा सोशलिज्म यानी समाजवाद को लेके, धर्मनिरपेक्षता को लेके, वैज्ञानिक टेम्परामेंट को लेके, नॉन अलाइनमेंट को लेके इनके महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं। इसके अलावा इनकी वर्क की बात करते हैं तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन्होंने जेल में लिखी थी, कब? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। इसके अलावा बात करते हैं ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो जब हम विश्व इतिहास की बात करते हैं तो नेहरू जी की ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है आपकी, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। इसके अलावा ये अपनी बेटी इंदिरा गांधी जी के लिए बहुत सारे लेटर लिखते थे जब वो विदेश में थी। तो उन सबको बाद में कंपाइल करके एक बुक बनाई गई है, ये भी इनके काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनका एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम था आपका क्या? नेशनल हेराल्ड, जो कि 1938 में आपका आया था। इसके अलावा इनके जो आइडिया थे मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेक्युलर डेमोक्रेसी से काफी मतलब रिलेट करते थे। तो ये थी नेहरू जी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। आप कुछ अन्य चीजें जान लेते हैं इनके बारे में। तो जैसे कि गुट निरपेक्षता को लेके इनका जो आइडिया था काफी इंपॉर्टेंट था, कि बोला कि ना हम पूंजीवादी जो गुट है, यूएसए है, ना उसकी तरफ जाएंगे। हम तो अभी अभी आजाद हुए हैं, हम अपनी आजादी को आपका क्या नहीं करते हैं, संकट में नहीं डालते। तो वो उपनिवेशवाद का विरोध करते थे। और बहुत सारे देश जो स्वतंत्र हुए उन्होंने भी क्या किया, आपका गुट निरपेक्षता का मार्ग चुना। ना वो आपके अमेरिका के साथ गए, ना वो यूएसएसआर के साथ गए। दोनों देशों के बीच इन्होंने क्या किया, बीच का मार्ग अपनाया और शांति बनाने की कोशिश की। इसके अलावा इनके साथी कौन कौन थे गुट निरपेक्षता में? तो वो थे गमाल अब्दुल नासिर, जो कि आपके कहाँ से थे? इजिप्ट से थे। इसके अलावा टीटो कहाँ से थे? युगोस्लाविया से थे। सुकर्णो इंडोनेशिया से थे। और जो वामे एनक्रूमा थे वो घाना से थे। तो नेम का उद्देश्य यही था कि हमें क्या करना है, आपका एंड करना है, किसको? कोलोनिज्म को, यानी उपनिवेशवाद का अंत करना है। और प्रमोट करना है संप्रभुता को, रिड्यूस करनी है जो टेंशन है आपके दोनों जो ब्लॉक है उनके बीच, उसको कम करना है, शांति का मार्ग अपनाना है, आर्थिक विकास करना है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस करना है। तो ये 5 प्रिंसिपल जो कि आपके किस में दिए गए, पंचशील में दिए गए थे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से रिलेटेड आपके गुट निरपेक्षता भी उसी पे बेस्ड है आपका। तो गुट निरपेक्षता का पहला सम्मेलन भी आपका कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। और इसमें 25 देशों ने आपका भाग लिया था, इंडोनेशिया में। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ चीजें और देख लेते हैं आपके। 1945 में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे भारत
क्या करता है, आपका निर्णय करता है। भारत एक डिसीजन लेता है कि मुझे भी आपका राष्ट्रमंडल देशों का जो संघ है उसको ज्वाइन करना है। राष्ट्रमंडल देश कौन है आपके, जितने भी देश आपके क्या रहे हैं, ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं, जितने देशों को ब्रिटेन ने आपका उपनिवेश बनाया है, उनका एक समूह है। तो भारत ने पहले डिसीजन लिया था कब, 1945 में। और जब हम आजाद हुए उसके बाद जब हमारा संविधान बनने लगा है, तो हमने संविधान सभा की अनुमति के द्वारा अनुमति ली, रेक्टिफाई किया, तो हम 1949 में आपके राष्ट्रमंडल देशों के समूह का मेंबर बने। जब हमने डिसाइड किया कि हम इसके सदस्य बनेंगे, हमें विश्व लेवल पे एक अलग प्रतिनिधित्व मिलेगा और इससे हमारी संप्रभुता को कोई खतरा आपका नहीं होगा। उसके बाद क्या होता है, आपका भारत और पाकिस्तान के बीच पहला वॉर होता है। वो होता है किसको लेके, कश्मीर को लेके। तो जब हमको आज़ादी मिल रही थी आपके विभाजन के साथ, तो रियासतें थी, उनके पास आपके दो ऑप्शन थे, या तो भारत में जाए या तो पाकिस्तान में जाए या स्वतंत्र रहे। तो जम्मू कश्मीर हो गया, हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, इन्होंने बोला कि हम ना भारत में जाएंगे ना आप पाकिस्तान में जाएंगे, हम क्या करेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। तो दो को तो जबरदस्ती आपका मिला दिया गया, जैसे कि हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के थ्रू आपको मिला दिया गया था, ऑपरेशन पोलो वहां पे चलाया गया था। इसके अलावा जो आपके जो जूनागढ़ है वहां पे भी कुछ ऐसे ही किया गया है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, तो महाराजा हरि सिंह चाहते थे कि हम स्वतंत्र रहे, हम ना पाकिस्तान में मिले और ना ही क्या करें, इंडिया में मिले। इसके अलावा पाकिस्तान ने कबालियों के बेस में वहां पे अटैक किया गया था कब पाकिस्तान के द्वारा, तो वहां पे काफी ज्यादा आपकी वो हुई थी। बाद में वो मामला क्या हुआ, आपका यूएनओ में चला गया और कुछ समय के लिए सीज फायर कर दिया पीओके जो है। इस कारण से क्या हुआ, पाकिस्तान के पास चले गया। आज भी यूएनओ में वो मामला आपका लंबित है, जिस कारण से नेहरू जी को काफी क्रिटिसाइज भी यहाँ पे किया जाता है। उसके बाद क्या हुआ, 1949 में हमने भूटान के साथ आपकी एक ट्रीटी की। तो हम सभी जानते हैं कि भूटान की जो फॉरेन पॉलिसी थी 2007 तक उसको भारत के मतलब उसमें बनाई जाती थी, भारत की गाइडेंस में आपकी बनाई जाती थी भूटान की विदेश नीति। उसके बाद क्या हुआ, 1950 में हमने नेपाल के साथ आपकी फ्रेंडशिप ट्रीटी कर दी थी, कब, 1950 में। उसके बाद क्या होता है, 1950 में विभाजन के बाद जो अल्पसंख्यक है आपके कुछ इस भारत में चले गए, कुछ पाकिस्तान में चले गए। जो माइनॉरिटीज थी उनके अधिकारों पे संकट आ रहा था, तो दोनों देशों ने एक पैक्ट साइन किया जिसका नाम था आपका नेहरू लियाकत पैक्ट। बोला कि हम क्या करेंगे, जो अल्पसंख्यक है उनके अधिकारों की गारंटी देंगे दोनों देश। इसके बाद क्या होता है, 1953 में इंडिया और रशिया के बीच एक ट्रेड एग्रीमेंट होता है। उसके बाद 1954 में पंचशील एग्रीमेंट होता है भारत और चाइना के बीच, चाओ एलाई यहाँ पे चाइना से थे। ओके, उसके बाद नॉन अलाइनमेंट का जो आइडिया है गुटनिरपेक्षता का, उसके बारे में नेहरू जी सबसे पहले कहाँ पे बताती है, आपके कोलंबो में अपने एक भाषण के दौरान इन्होंने इस बारे में चर्चा की थी कि हम ऐसा करने वाले। 1955 में क्या होता है, बांडुंग सम्मेलन होती है, वहां पे बहुत सारी एशियन अफ्रीकन कंट्रीज आपकी पार्टिसिपेट करती है। तो यहीं से इसकी नेम की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ जाती है गुटनिरपेक्षता की। इसके बाद क्या होता है, हमारे पास खाद्यान्न की कमी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, आपके अमेरिका से खाद्यान्न मंगाते हैं। वहां पे एक सीरीज ऑफ एग्रीमेंट करते हैं अमेरिका के साथ, जिसको कहा जाता है पीएल 480 नाम से इसको जाना जाता है। तो अमेरिका हमें क्या करता था, बहुत ही बैड क्वालिटी का गेहूं देता था, जिसको कि वहां पे सुअरों को दिया जाता था। तो भारत की गरीबी को लड़ने में इसने काफी मदद की भारत को। उसके बाद आपके शास्त्री जी आते हैं, उसके बाद आपकी हरित क्रांति आती है 1966-67 में। तो उसके बाद भारत आपका आत्मनिर्भर बन जाता है कृषि के क्षेत्र में। फिर हम क्या करते हैं, अपना आयात जो है खाद्यान्न का पीएल 40 के तहत उसको बंद कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, 1959 में क्या होता है, नेहरू नून पैक्ट होता है। ये बेरूबारी को लेकर था भारत और पाकिस्तान के बीच। तो आपने सुना होगा कि जो बेरूबारी जो टेरिटरी थी उसको
मतलब बराबर भाग में बांटना था भारत और पाकिस्तान के बीच। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसे एक केस भी आपने पढ़ा होगा 1960 में, बेरूबारी यूनियन करके, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 1959 में क्या होता है, तिब्बत के जो धर्म गुरु है कौन, दलाई लामा, वो भाग के भारत आते हैं। भारत सरकार उनको शरण दे देती है। और 1950 के बाद जो है चाइना काफी अग्रेसिव हो जाता है। उसकी विदेश जो उसका जो विस्तारवादी नीति था उस वो तिब्बत को भी हड़प लेता है, मंगोलिया पे अटैक करता है। इसके अलावा सिंजियांग जो वहाँ पे वो था वहाँ पे भी काफी कुछ करता है। इसके अलावा अक्साई चीन में रोड कंस्ट्रक्शन करता है। फिर आप तिब्बत को अटैक कर लेता है। तो और तिब्बत के धर्म गुरु भारत आते हैं। भारत सरकार उनको शरण देती है। तो चाइना काफी नाराज हो जाता है। उसके बाद 1962 में तुरंत भारत पे अटैक करता है, हमला बोल देता है। उसके बाद क्या होता है, 1960-61 में नेहरू फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई जाती है नेहरू जी के द्वारा। क्यों, जो बॉर्डर डिस्प्यूट थे उनको हल करने के लिए। 1961 में क्या होता है, यहाँ पे गुटनिरपेक्षता का पहली बार ऑफिशियली अनाउंसमेंट होता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, जो कि 1955 से आपका चल रहा था। 1954 में नेहरू जी ने इसके बारे में पहली बार आपका बोला था। उसके बाद क्या होता है, 1962 में सीनो इंडिया वॉर होती है, यानी इंडिया चाइना के बीच वॉर होती है। और इसमें इंडिया क्या होता है, आपका हार जाता है। चाइना जो है काफी इधर तक आपका आ जाता है, जैसे अक्साई चीन हो गया, जो लद्दाख का पोर्शन है वहाँ पे कुछ सीज फायर किया जाता है। बाद में उन जो LAC के नाम से जिसको जाना जाता है, इधर जो अरुणाचल प्रदेश में यानी जो ईस्टर्न सेक्टर है वहाँ पे भी चाइना कुछ टेरिटरी को कब्जा कर लेता है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। तो ये बार बार काफी पूछा जाता है। तो कहते हैं कि नेहरू जी को काफी गहरा सदमा लगा। तो भारत और चीन के बीच जो युद्ध होता है तो चीन को काफी अच्छा मानते थे नेहरू जी। हिंदी चीनी भाई भाई का जो उनका मतलब जो पहले चलता था स्लोगन, काफी इम्पोर्टेंट था। उसके बाद तो वो चाइना अचानक से अटैक कर लेता है। तो उसके बाद क्या होती है, उनको काफी सदमा लगता है। 1964 में उनकी इसी सदमे से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये नेहरूवियन एरा के बारे में हमने पढ़ा। इसके अलावा 1960 में एक सिंधु नदी को लेकर एक जल समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, वो भी काफी इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे जो अयूब खान थे और भारत से कौन थे, PT नेहरू थे। और यहाँ पे वर्ल्ड बैंक इसकी मध्यस्थता आपका कर रहा था। तो ये 6 नदियों को लेके था। एक तरफ थी ICJ, इंडस, चिनाब, झेलम, और दूसरी तरफ कौन थी, RCBCS यानी रावी, सतलज, ब्यास, जो कि भारत के पार्ट में आई। ईस्टर्न पे बोला कि भारत का अधिकार होगा और वेस्टर्न जो है पाकिस्तान का अधिकार होगा। उसका 80% पाकिस्तान यूज करेगा, ओनली भारत 20% करेगा सिंधु, झेलम और चिनाब का। तो ये पढ़ा हमने नेहरूवियन जो फॉरेन पॉलिसी थी। पहले हमने पढ़ा कि 1947 से 1964 तक, 1945 में भारत डिसाइड करता है कि वो आगे जाके क्या करेगा, कॉमनवेल्थ को ज्वाइन करेगा, यानी राष्ट्रमंडल देशों का समूह। इसके बाद पहली कश्मीर वॉर होती है। वहां पे पाकिस्तान कबालियों के बेस में आपका अटैक कर लेता है, कहाँ पे, कश्मीर पे। ओके, तो महाराजा बाद में मतलब जबरदस्ती मतलब उसको उनको साइन किया जाता है क्या, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जो भारत में मिलाने का वो था उसको। उसके बाद 1949 में भूटान के साथ ट्रीटी करते, 50 में नेपाल के साथ लियाकत पैक्ट होता है अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर, 50 में रशिया और इंडिया के साथ ट्रेड एग्रीमेंट होता है, 53 में 54 में आपका पंचशील होता है, और 54 में ही वो आपके जो नॉन अलाइनमेंट का जो आइडिया था उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा PL40 को लेकर अमेरिका के साथ समझौता हुआ। 1959 में तिब्बत पे अटैक पहले कर लिया था, लेकिन जो तिब्बत के धर्म गुरु थे वो भारत आते हैं, भारत सरकार शरण देती है। उसके अलावा 1959 में नेहरू नून पैक्ट हुआ बेरूबारी को लेके, कि हम बेरूबारी जो टेरिटरी है उसको आपस में बराबर बांटेंगे, भारत और पाकिस्तान। इसके अलावा 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी होती है भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसको कि अभी 2025 में आपके पहलगाम अटैक के बाद आपका पॉज किया गया। फिर 1961 में नेहरू फॉरवर्ड पॉलिसी आती है। उसके बाद 64 में आपकी 62 में अटैक होता है और 64 में नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही।